देखिए रिवीजन है थोड़ा यहाँ पे। इन YDSE सोर्सेज आर कोहेरेंट। क्या ये बात एक्सेप्ट करते हो आप? YDSE एक्सपेरिमेंट में जो सोर्सेज थे वो कोहेरेंट थे, ये बात आप एक्सेप्ट करते हो? बोलो यार। इसमें तो कोई डाउट नहीं कि सोर्सेज आपके कोहेरेंट नहीं है, सोर्सेज कोहेरेंट थे, यानी ये बात ट्रू थी कि सोर्सेज कोहेरेंट है। उसके बाद में फिर इन YDSE सुपरपोजिशन ऑफ, आ जाओ, सुपरपोजिशन ऑफ कोहेरेंट वेव्स टेक प्लेस। क्या ये बात भी एक्सेप्ट करते हो? ये बात भी सही है? बोलो भाई कि YDSE में आपको जो है सोर्सेज कैसे मिले थे? कोहेरेंट मिले थे। बिल्कुल ट्रू है, एब्सोल्युटली ट्रू है। और उन्होंने उन कोहेरेंट सोर्सेज की वेव को सुपर इम्पोज करा दिया था, मिला दिया था, ये भी सही है। तो इन YDSE इंटरफियरेंस ऑफ लाइट टेक प्लेस, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट टेक प्लेस। तो जब आप ये एक्सेप्ट कर चुके हो कि YDSE में कोहेरेंट सोर्सेज थे, जब आपने ये भी एक्सेप्ट कर लिया है कि YDSE में सुपरपोजिशन हो गया था उनका, तो फिर इंटरफियरेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब जब कोहेरेंट वाली फैमिली की वेव सुपर इम्पोज करती हैं तो फिर वो इंटरफियरेंस कहलाता है। तो इंटरफियरेंस हो गया। अब इन इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, इन इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, इंटरफियरेंस पैटर्न फॉर्म, इंटरफियरेंस पैटर्न फॉर्म ओवर स्क्रीन, ओवर स्क्रीन in form of bright and dark fringes, bright and dark fringes। तो YDSE के एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन पर जो है इंटरफियरेंस पैटर्न मिल गया था और ब्राइट वाली फ्रिंजेस थी, डार्क वाली फ्रिंजेस थी, और ये दोनों की दोनों फ्रिंजेस जो हैं अल्टरनेट थी। लगातार ब्राइट फ्रिंजेस नहीं मिली थी, लगातार डार्क फ्रिंजेस नहीं मिली थी। तो यहाँ से आपको समझना चाहिए बात को। ये वाला पॉइंट एक्सेप्ट कर चुके हो, ट्रू है ये वाला पॉइंट भी आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये भी ट्रू है। और फिर अगर ये दोनों पॉइंट आपने एक्सेप्ट कर लिया तो इंटरफियरेंस की डेफिनेशन क्या कहती है? इंटरफियरेंस की डेफिनेशन कहती है कोहेरेंट वाली वेव्स का मिल जाना इंटरफियरेंस कहलाता है। तो फिर इंटरफियरेंस ऑफ लाइट YDSE में हुआ था। और जब इंटरफियरेंस ऑफ लाइट YDSE में हुआ था तो आपको रिजल्ट क्या मिला? तो इन इंटरफियरेंस ऑफ लाइट इंटरफियरेंस पैटर्न फॉर्म, एक आपको पैटर्न मिला। कैसा मिला पैटर्न? ओवर द स्क्रीन इन फॉर्म ऑफ द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस अल्टरनेटली, अल्टरनेटली। तो स्क्रीन पर जो है ब्राइट फ्रिंजेस आ चुकी थी, सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर ब्राइट वाली फ्रिंज थी, उसके बाद ब्राइट के जस्ट बाद ये डार्क वाली फ्रिंज थी, फिर ब्राइट वाली फ्रिंज थी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि डार्क वाली फ्रिंजेस को मैं बना रहा हूँ, इस मार्कर से डार्क वाली फ्रिंजेस को बना रहा हूँ, और दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में जो है ब्राइट वाली फ्रिंजेस ऑटोमेटिकली सेट हो जा रही है। तो अल्टरनेट में ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनी थी। ये इतनी फाइन होती हैं, ये इतनी पतली होती हैं कि इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, तब ये जाके फ्रिंजेस आपको दिखाई देती हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो ये ब्राइट वाली फ्रिंजेस हैं, यंग ने उन ब्राइट फ्रिंजेस को क्या कहा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। यानी थॉमस यंग कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ आपको स्क्रीन पर ब्राइट वाली फ्रिंजेस दिखाई दे रही हैं वहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम है, और जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है तो उस सुपरपोजिशन को, उस इंटरफियरेंस को क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव। और जहाँ जहाँ पर डार्क फ्रिंजेस हैं वो आपकी मिनिमम इंटेंसिटी है, और जहाँ पर मिनिमम इंटेंसिटी है तो वो वाली फ्रिंजेस आपको सपोर्ट करती है किसको? डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस को। तो लास्ट वाली क्लास में हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे थे
इस बात को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे कि ब्राइट फ्रिंजेस का मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डार्क फ्रिंजेस का मतलब है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये कैसे प्रूफ किया था, एक बार आपको रिमाइंड करा दिया जाए। ये इस तरीके से प्रूफ हुआ था कि हमने स्क्रीन बना ली थी और स्क्रीन पर ये जो सेंटर है ये रहा सेंटर, सेंटर से जस्ट सामने S1 स्लिट था, सेंटर के ठीक सामने ये मिडिल पॉइंट था। अगर सब कुछ सही है तो फिर मैंने उस मिडिल पॉइंट को M कहा था शायद, और ये रहा S2, ये S1 S2 स्लिट है। S1 से कोहेरेंट फैमिली की लाइट आ रही है, S2 से भी कोहेरेंट फैमिली की लाइट आ रही है। स्मॉल d क्या था, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, स्लिटों के बीच की डिस्टेंस। और कैपिटल D था डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, स्लिट्स एंड स्क्रीन। स्क्रीन से जस्ट पहले एक कन्वर्जिंग नेचर लेंस है जिसको एक ही काम दिया जाता है कि S1 से जो एनर्जी लाइट आए और S2 से जो एनर्जी लाइट आए उनको सुपर इम्पोज करा देना। प्रैक्टिकल करते समय सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर ब्राइट फ्रिंज है, ये स्क्रीन का सेंटर है, हम इसको O से लिख रहे हैं। तो हियर ब्राइट फ्रिंज फॉर्म। एक बार फिर से हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ब्राइट फ्रिंज का मतलब है मैक्सिमम इंटेंसिटी और डार्क फ्रिंज का मतलब है मिनिमम इंटेंसिटी। अगर हम ये प्रूफ करने में कामयाब हो जाएं कि ब्राइट फ्रिंज का मतलब है मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो स्क्रीन पर जहाँ जहाँ ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो किसको सपोर्ट करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, और जहाँ जहाँ पर डार्क फ्रिंजेस हैं वो किसको सपोर्ट करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। तो ब्राइट फ्रिंजेस का मतलब है मैक्सिमम इंटेंसिटी, इसको प्रूफ करना है। ये जो आपका डिस्टेंस था वो d/2 हो जाएगा क्योंकि m जो है मिडिल पॉइंट है S1 S2 का, ये भी आपका d/2 हो जाएगा और ये कैपिटल D है। तो ब्राइट फ्रिंज जो स्क्रीन पर बनी है कैसे बनी होगी, तो S1 से एनर्जी लाइट निकलेगी और वो S2 से एनर्जी लाइट जो निकल रही है उसके साथ में इन लोगों ने मिल करके सुपर इम्पोज किया होगा। तो जो एनर्जी लाइट S1 से निकली है और O तक पहुंची है, तो S1 से O तक जाने वाली एनर्जी लाइट ने कितना डिस्टेंस चला है, डिस्टेंस S1O। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं आप, S1O चाहिए डिस्टेंस, तो ये स्मॉल d/2 है और यहाँ से यहाँ तक कैपिटल D है, तो अंडर रूट d²/4 प्लस का d², पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। और जो एनर्जी लाइट S2 से O तक पहुंची है, क्योंकि बिना सुपर इम्पोज के तो इंटरफेरेंस हो ही नहीं सकता, इसलिए अगर ब्राइट फ्रिंज स्क्रीन पर है या कहीं और है तो वहाँ पर सुपर इम्पोज ही हुआ होगा। डार्क फ्रिंज जहाँ पर भी है वहाँ पर भी सुपर इम्पोज तो हुआ ही होगा। तो S2 से O तक की जो डिस्टेंस है वो निकाल लीजिए, S2 से O तक की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आप निकालेंगे तो आएगा S2O, और ये भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो d²/4 प्लस का d²। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर हम पाथ डिफरेंस निकालें, 11th स्टैंडर्ड में आपने पाथ डिफरेंस को डेल्टा x से लिखा हुआ है, और मीनिंग क्या होता है, ट्रेवलिंग डिस्टेंस बाय वेव का डिफरेंस। S1 से O तक जो एनर्जी वेव ने डिस्टेंस ट्रेवल की है और S2 से O तक जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, उन डिस्टेंस का डिफरेंस ही आपका है पाथ डिफरेंस। तो देखो ये तो दोनों बराबर है, तो जब डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 0। अब फेज डिफरेंस बराबर होता है 2π/λ, फेज डिफरेंस बराबर होता है 2π/λ इनटू में पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस 0 कर दो, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 रख देते हैं यहाँ पर, तो 2π/λ इनटू में 0, तो फाई बराबर आ गया 0। तो लीजिए जो वेव सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर पहुंच रही है वो 0 फेज डिफरेंस रखती है, ये प्रूफ कर लिया हमने। तो जो वेव सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर पहुंची है वो 0 फेज डिफरेंस रखती है, इसको हमने प्रूफ कर लिया। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे निकलेगी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी A1²
प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस 5 माने फेज डिफरेंस, 5 मीन्स फेज डिफरेंस। तो A1 मीन्स एम्पलीट्यूड, तो S1 से जो एनर्जी निकलती है उसकी इंटेंसिटी हमने I1 ली है, और S2 से जो इंटेंसिटी निकलती है उसको हमने I2 लिखा है। S1 की जो करस्पॉन्डिंग वेव है उससे जो आने वाला एम्पलीट्यूड है वो A1 है, और S2 की जो करस्पॉन्डिंग वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो A2 है। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में S1 S2 को ऐसे बनाया गया था कि I1 और I2 आपस में कैसे थे, इक्वल, और A1 और A2 आपस में कैसे थे, इक्वल। याद है या भूल गए? ये रिवीजन हो रहा है, ये कोई अभी हम कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहे। A1 और A2 आपस में इक्वल और I1 और I2 भी आपस में इक्वल। थॉमस यंग ने S1 S2 को इसी तरीके से फ्रेम किया था। तो A1 और A2 आपस में इक्वल हैं, I1 और I2 भी आपस में इक्वल हैं। आप इस पर ध्यान दो, अगर आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला I1 I2 में लिखोगे तो कुछ इस तरीके से लिखोगे, 2 रूट I1 I2 कॉस का 5। चेक द सिचुएशन, A1 A2 को आप बदल नहीं सकते, I1 I2 को बदल नहीं सकते, क्योंकि थॉमस यंग के इस एक्सपेरिमेंट में S1 S2 को बना के आपको दे दिया जाएगा। S1 S2 में आप कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे। थॉमस यंग ने S1 का साइज S2 का साइज सेम रखा था, और इसके पीछे जो मेन सोर्स था उससे डिस्टेंस भी सेम रखा था, तो उसमें तो आप कोई चेंजेस कर ही नहीं सकते हो। हाँ, अगर तुम सेंटर ऑफ द स्क्रीन को छोड़ करके यहाँ पर आ जाओगे और सोचोगे कि यहाँ पर जो वेव एनर्जी पहुँची है S1 से निकल करके, और जो एनर्जी S2 से निकल के यहाँ पर पहुँची है, देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक जाने में पाथ का डिफरेंस बदल जाएगा। स्क्रीन के सेंटर के लिए पाथ डिफरेंस 0 है, लेकिन इस वाले पॉइंट पर आपको खुद भी दिखाई दे रहा होगा कि जो एनर्जी इस पॉइंट पर पहुंचेगी तो S1 वाली ट्रेवलिंग वेव ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी और S2 वाली ट्रेवलिंग वेव कम डिस्टेंस कवर करेगी, तो पाथ का डिफरेंस बदल जाएगा। तो अगर पाथ का डिफरेंस बदल जाएगा तो फिर फेज का डिफरेंस भी बदल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि स्क्रीन पर अगर हम अपना पॉइंट बदल दें, अब आपने कहा सर इस पॉइंट को छोड़ करके इस पॉइंट पर आइए, क्योंकि पूरी की पूरी स्क्रीन फ्रिंजेस से भरी हुई है, तो हम अपना पेन जहां भी रख देंगे, यहाँ रख दिया, यहाँ पर भी फ्रिंज होगी। हमने अपना पेन यहाँ रख दिया, यहाँ पर भी फ्रिंज होगी। इस पॉइंट पर अपना जो है मार्कर रख दिया, यहाँ पर भी फ्रिंज होगी। या तो वो काली फ्रिंज होगी या फिर वो चमकीली फ्रिंज होगी, ये बात पक्की है। और उन फ्रिंजों को बनाने में किसने रोल प्ले किया है? S1 S2 की एनर्जी ने। तो अगर मैं पॉइंट बदल देता हूं तो पाथ का डिफरेंस बदल जाता है, पाथ का डिफरेंस बदल जाएगा तो फेज का डिफरेंस बदल जाएगा। तो इसका मतलब इस पूरे के पूरे इक्वेशन में जो ये cos फाई है ये वेरिएबल है। अभी आप स्क्रीन के सेंटर पर हो तो फाई की वैल्यू 0 है, अगर आप इस वाले पॉइंट पर होगे तो फाई की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, आप इस वाले पॉइंट पर होगे तो फाई की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। नाउ चेक द सिचुएशन, अभी फाई की वैल्यू 0 है और cos फाई और फाई की वैल्यू अगर रखें 0 तो cos 0 पर हमको क्या मिलता है? मैक्सिमा, जो कि 1 के बराबर है। तो cos फाई की वैल्यू यहां पे अगर हम फाई को 0 रख दें तो इस वाले केस में जो cos है वो मैक्सिमम बन जाएगा। तो देखिए IR क्या हो जाएगा? A1 स्क्वायर प्लस का A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। इस वाले टर्म्स में चलोगे तो IR हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। तो थॉमस यंग से आप अगर डिस्कशन फिर से शुरू करें तो थॉमस यंग कह रहे हैं कि cos फाई मैक्सिमम है, और अगर cos फाई मैक्सिमम है तो ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और आप ध्यान से अगर देखें तो जो ये रिजल्ट लिखा हुआ है और जो ये रिजल्ट लिखा हुआ है, इसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम बराबर है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम बराबर है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। लीजिए, लॉजिकली थॉमस यंग ने प्रूफ कर दिया। उसने ये प्रूफ कर दिया कि स्क्रीन के सेंटर पर जो कुछ भी हो रहा है वो मैक्सिमा को सपोर्ट कर रहा है, और स्क्रीन के सेंटर पर प्रैक्टिकल वे में कैसी फ्रिंज थी? ब्राइट।
तो उन्होंने कहा देखिए भाई, मैंने आपके लिए प्रूफ किया हुआ है कि स्क्रीन का सेंटर उस सिचुएशन को फॉलो करता है जिसके लिए cos फाई मैक्सिमम है, और इसलिए स्क्रीन के सेंटर की जो फ्रिंज है, जो चमकीली है, वो किसके लिए है? मैक्सिमम इंटेंसिटी को सपोर्ट करने वाली फ्रिंज है। इसलिए जहाँ जहाँ चमकीला फ्रिंज है वहाँ पर जो पाथ का डिफरेंस है, करस्पॉन्डिंग जो फेज का डिफरेंस है, वो किसको सपोर्ट कर रहा है? मैक्सिमम को, और इसलिए वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। सिमिलरली अगर हम लोग इसी बात को मिनिमा के लिए डिस्कस कर लें, सिमिलरली ध्यान देना, अगर हम cos फाई की वैल्यू मिनिमम में सोचें तो cos फाई की वैल्यू मिनिमम में जाना है, तो बताइए भाई cos फाई की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? -1। अगर cos फाई की मिनिमम वैल्यू -1 वहाँ पर रख दें इस वाले फार्मूले में और इस वाले फार्मूले में, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगी? तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस का 2a1 a2, और अब ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी, तो क्या बनेगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी की मिनिमम वैल्यू? a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। और अगर आप इसको सपोर्ट करते हो i1 i2 वाले फंडे को, तो इसी तरीके से रिजल्टेंट इंटेंसिटी i1 i2 के टर्म्स में लिखोगे तो आएगी i1 प्लस i2 और माइनस का 2 रूट i1 i2, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम ये आ जाएगी अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। तो मिनिमम इंटेंसिटी का फार्मूला ये है। अब देखो, थॉमस यंग ने कहा कि मिनिमम इंटेंसिटी का फार्मूला ये है और मैक्सिमम इंटेंसिटी का फार्मूला ये है। चलो जरा मिनिमम इंटेंसिटी के फार्मूले में इनके एक्सपेरिमेंट रिजल्ट को फॉलो करते हैं। तो उन्होंने तो i1 और i2 को क्या रखा था? बराबर रखा था। थॉमस यंग ने रखो यहाँ पर i1 i2 को बराबर, तो जैसे आप रखोगे बराबर तो वैल्यू 0 मिलेगी, और लाइट के केस में 0 इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? डार्क। लाइट के केस में इंटेंसिटी नहीं है, इसका मतलब क्या है? ब्लैक, डार्क। तो इस तरीके से मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पर है 0 मतलब डार्क, एंड दैट इज वाई आपको स्क्रीन पर जो काली वाली फ्रिंजेस दिखाई दे रही हैं वो कैसी हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर ये बात? तो अब आपसे पूछा जाएगा कि यंग के एक्सपेरिमेंट में जो ब्राइट वाली फ्रिंजेस हैं वो क्या हैं, तो आप बताओगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और जो डार्क वाली फ्रिंजेस हैं वो क्या हैं? आप बताओगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और इसी से एक बेनिफिट और मिल गया कि मैक्सिमम इंटेंसिटी का हमको फार्मूला मिल गया और मिनिमम इंटेंसिटी का भी हमको फार्मूला मिल गया। ये सारी बातें रिवीजन में थी, आपने लास्ट वाली क्लास में किया हुआ है। तो आगे काम शुरू करिए, नोट हेडिंग डालिए। नोट हेडिंग में लिखिए भाई, इन YDSE YDSE मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन YDSE forming bright fringes support constructive interference। फॉर्मिंग ब्राइट फ्रिंजेस सपोर्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को अंडरलाइन कर लेना। इन YDSE फॉर्मिंग ब्राइट फ्रिंजेस सपोर्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस while dark fringes support destructive interference। डार्क फ्रिंजेस सपोर्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को अंडरलाइन कर लो। वाइल डार्क फ्रिंजेस सपोर्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को भी अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट लाइन पर आइए, और नेक्स्ट लाइन पर आइए और बोर्ड पर देख करके लिखिएगा, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब अगर हमें स्पेशली कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डिस्कशन करना हो
तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमम इंटेंसिटी, क्या फार्मूला मिला है मैक्सिमम इंटेंसिटी का? आई मैक्सिमम। रिजल्टेंट इंटेंसिटी है तो समटाइम्स वी यूज आर, तो फार्मूला आया है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और इसी को आप लिख सकते हो अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो अगर आपको एम्पलीट्यूड्स पता है तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, अगर आपको इंटेंसिटीज पता है तो अंडर रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। आगे ध्यान दें, थोड़ा सा आपको यहाँ पे फिर से समझना पड़ेगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी का फार्मूला तो ये आ गया, और मैक्सिमम इंटेंसिटी में जो आपका कॉस फाई है, कॉस फाई कितना था? 1 था ना, बोलो, ये 1 था। तो कॉस फाई की वैल्यू हो गई कॉस 0 डिग्री, 0 डिग्री। अब मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन होती है कि अगर ऐसा लिखा जाए कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, जहाँ पे थीटा आपका अननोन है, थीटा पता नहीं कितना है, लेकिन अल्फा आपका नोन है, तो थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। देखो कुछ इसी तरीके का विजन है यहाँ पर फाई हमारा क्या है? फेज डिफरेंस, और 0 डिग्री कैसी है? नोन वैल्यू। तो इसी जरा इक्वेशंस को फॉलो कर लो, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस 0 डिग्री। तो फाई बराबर क्या आ जाएगा? 2n पाई, जहाँ पर n आपका इंटीजर है, n की वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो देखिए फाई बराबर आ गया n बराबर 0 पर 0, n बराबर 1 पर 2 पाई, n बराबर 2 पर 4 पाई, n बराबर 3 पर 6 पाई, n बराबर 4 पर 8 पाई एंड सो ऑन, और n बराबर n पर कितना आएगा? 2n पाई। तो अगर आपसे कहता है कि बताओ ऐसे कौन से फेज के डिफरेंसेस हैं जब मैक्सिमम होगा, ऐसे कौन से फेज के डिफरेंसेस हैं जब इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा, तो अभी तक तो आपको केवल एक ही फेज डिफरेंस पता था, 0 वाला। लेकिन अब देखो लिस्ट है आपके सामने, 0 डिग्री के फेज डिफरेंस पर आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम। और 2 पाई के फेज डिफरेंस पर भी आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम। और 4 पाई के फेज डिफरेंस पर भी क्या मिलेगा? मैक्सिमम। तो 0 वाला फेज डिफरेंस स्क्रीन पर कहां मिलता है? सेंटर पर। तो ये 2 पाई वाला फेज डिफरेंस कहां मिलेगा? सेंटर पे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सेंटर पे तो फेज डिफरेंस कितना था? 0। तो इसका मतलब है 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई वाले जो फेज डिफरेंसेस है वो सेंटर के कहां मिलेंगे? इधर। और सेंटर के कहां मिलेंगे? उधर। तो जहां जहां ब्राइट फ्रिंजेस होंगी वहां पर यही फेज डिफरेंसेस आएंगे। जैसे कि सेंटर के लिए कितना आया था? 0 आया था। अब फार्मूला होता है आपका फेज का डिफरेंस बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ का डिफरेंस। ध्यान देना, इधर रफ वर्क है ये। तो डेल्टा फाई की वैल्यू यहां पर है 2n पाई, रख दिया यहां पे 2n पाई। 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आ गया, डेल्टा एक्स बराबर कितना आ गया? n लेमडा। और n की वैल्यू क्या चल रही है? 0, 1, 2, 3। तो देखो मैंने लिखा यहां पे डेल्टा एक्स, तो n बराबर 0 पे 0 डेल्टा एक्स, यानी 0 पार्ट डिफरेंस किसको सपोर्ट करता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। और स्क्रीन के सेंटर पे पार्ट डिफरेंस कितना आया था? 0। और वहां पर आपको मैक्सिमम मिला भी था, ब्राइटनेस मिली थी। उसके बाद में n बराबर 1 रखोगे तो कितना आएगा? लैम्डा। n बराबर 2 रखोगे कितना आएगा? 2 लैम्डा। n बराबर 3 रखोगे कितना आएगा? 3 लैम्डा। ऐसे 4 लैम्डा, 5 लैम्डा एंड सो ऑन। जब n बराबर n रखोगे तो क्या मिलेगा? n लैम्डा। क्वेश्चन आएगा, अलग से क्वेश्चन आएगा कि राइट द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अलग से क्वेश्चन आया कि राइट द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आप इस वाले स्टार पॉइंट को फॉलो करोगे, यहां से लेकर के और यहां तक की सारी बातें किसको सपोर्ट कर रही हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को सपोर्ट कर रही हैं। लिखो स्टार पॉइंट ये वाला। न्यूमेरिकल आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें इंटेंसिटी सेम नहीं होगी। अगर एक शॉर्ट नोट्स आता है कि राइट समथिंग ओवर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि सुपरपोजिशन में मिनिमम इंटेंसिटी आना। तो मिनिमम इंटेंसिटी का फार्मूला क्या मिला हुआ है? मैंने रिपीट किया एक बार। मिनिमम इंटेंसिटी IR मिनिमम
A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, I1 रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। अच्छा, मिनिमम इंटेंसिटी जब आई थी तो cos फाई की वैल्यू कैसी थी? -1 थी, थोड़ी देर पहले आपने देखा था। तो यहाँ पर -1 किस पर होता है? 180 डिग्री पर होता है, रेडियन में उसको पाई लिखेंगे, cos पाई। और फिर एक बार ये बॉक्स जो है बेसिक फंडा है, ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस का ये फंडा है कि cos थीटा बराबर cos अल्फा में थीटा अगर अननोन है, अल्फा अननोन है, थीटा कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है। तो यहाँ पर मैंने प्लस माइनस साइन लिया और ये रिजल्ट आ गया। जब प्लस वाला साइन लिया तो ये चीज़ आ गई, फाई की वैल्यू ये आ चुकी है, और जब नेगेटिव वाला साइन लिया तो फाई की वैल्यू ये आ चुकी है। अब दोनों से अगर इसको आप लेते हो तो यहां पर n की स्टार्टिंग 0 1 2 3 यहां से करनी पड़ेगी, लेकिन हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। कुछ सिंप्लिसिटी रखने के लिए हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, और इसके फेवर में अगर हम बात करें तो n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि फाई कभी निगेटिव नहीं होता। फाई निगेटिव नहीं होता इसलिए नहीं होता कि फेज डिफरेंस बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ का डिफरेंस, और पाथ का डिफरेंस डिस्टेंस का डिफरेंस होता है, और डिस्टेंस का डिफरेंस कभी निगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पर अगर n की वैल्यू रखेंगे 0 तो वो निगेटिव आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, एंड दैट इज वाई यहाँ पर n की वैल्यू 0 नहीं ली जाएगी। तो इसके लिए हम n की वैल्यू 1 2 3 से स्टार्ट किया करेंगे। रखना शुरू करिए, देखिए बहुत सारी फाई की वैल्यू मिलेंगी। इस वाले फेज डिफरेंस पर मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है, इस वाले फेज डिफरेंस पर भी मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है, इस वाले फेज डिफरेंस पर भी मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है। तो मिनिमम इंटेंसिटी के जो फेज डिफरेंसेस हैं वो आ गए। इस फंडे को अप्लाई करोगे तो पाथ का डिफरेंस आ जाएगा। तो λ/2 के पाथ डिफरेंस पर मिनिमम इंटेंसिटी, 3 λ/2 के पाथ डिफरेंस पर मिनिमम इंटेंसिटी। फेज का डिफरेंस आप मैनेज करते हो पाथ के डिफरेंस से, कितनी डिस्टेंस किसी वेव को ट्रेवल करानी है, यू कैन कंट्रोल दिस। किसी भी पॉइंट पर वेव जाएंगी और मिलेंगी तो वेव कितना डिस्टेंस चलेगी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो फेज का डिफरेंस अपने आप मैनेज हो जाता है इस फार्मूले से। पाथ का डिफरेंस केवल आप सेट करिए, फेज का डिफरेंस अपने आप मेंटेन होता है। तो ये है आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को सपोर्ट करने वाली इंपॉर्टेंट बातें। जितना भी इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे, मिनिमम के लिए फेज का डिफरेंस ये और इसी के करस्पॉन्डिंग पाथ का डिफरेंस ये। हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, अगर हम इसको लेकर के चलें तो ऐसा नहीं कि रिजल्ट बदल जाएंगे। आप चेक करके देखिए, मुझे फेज डिफरेंस क्या मिल रहा है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। तो देखो जो लोग इसको फॉलो करेंगे उनको भी क्या मिलेगा, n बराबर 0 पर पाई, n बराबर 1 पर 3 पाई, वही सब चीजें मिलेंगी। क्वेश्चन लिखिए आप इन फॉर्म ऑफ हेडिंग या क्वेश्चन, जैसे चाहे वैसे लिख दो। कैलकुलेट पाथ डिफरेंस, कैलकुलेट पाथ डिफरेंस कॉमा फेज डिफरेंस, कैलकुलेट पाथ डिफरेंस कॉमा फेज डिफरेंस इन YDSE, इन YDSE, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग के एक्सपेरिमेंट में पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। तो अब देखो ना, इस क्वेश्चन में स्पेशली हम जो काम करेंगे ओनली फॉर यंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ध्यान से समझना, जब कहा जाए तभी कॉपी करना। अगर हम आपको यंग के एक्सपेरिमेंट को आपके सामने ले आए तो आप देखोगे कि आपके सामने ये एक बॉक्स होगा, ये बॉक्स है, और इस बॉक्स में एक ये माइक्रोस्कोप आपको दिखेगा। ये माइक्रोस्कोप होगा आपके पास, ये माइक्रोस्कोप है, ये यहां पर लेंस है, और एक लेंस ये है। यहां पर आपकी अपनी आंखें होंगी। पूरा का पूरा बॉक्स जो है अंदर की तरफ, उसके बॉक्स के अंदर क्या होगा, सब प्रिपेयर होगा। अंदर बॉक्स के S1 होगा, S2 होगा, S1 होगा, S2 होगा। S1 S2 के पीछे जो मेन सोर्स है वो होगा। जनरली हम लोग जब लैब में जाएंगे
तो इस यंग के एक्सपेरिमेंट में हमें ये मरकरी लैंप मिलेगा, क्योंकि हमें एक ऐसा सोर्स चाहिए जो क्या हो, कोहेरेंट हो। तो सबसे अच्छा जो कोहेरेंट होता है वो लेज़र होता है, और लेज़र के बाद फिर नंबर आता है मरकरी लैंप का, उसके बाद नंबर आता है सोडियम लैंप का। ठीक है, तो कोहेरेंट का मतलब मैं बता चुका हूँ। ये बॉक्स के सब अंदर होगा, तुम्हें दिखेगा नहीं। तो ये सोर्स होगा, इस सोर्स को ऑन ऑफ करने वाला कहीं ना कहीं स्विच होगा। मान लेते हैं यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, अभी ये ऑफ है। S1 S2 के ठीक सामने ये स्क्रीन होगी जो सब बॉक्स के अंदर ही होगी, और स्क्रीन से जस्ट पहले कन्वर्जिंग लेंस लगा होगा। ये जो आप माइक्रोस्कोप का जो ये वाला लेंस देख रहे हो, ये इस लेंस पर एक प्लस का साइन बना होगा, प्लस का साइन निशाना लगाने के लिए। इस प्लस के साइन को हम बोलते हैं क्या, क्रॉस वायर। क्या कहते हैं, क्रॉस वायर। अब अगर आप प्रैक्टिकल वे में इस बॉक्स के पास पहुंचे, आपने स्विच ऑन कर दिया, ये वाला सोर्स ऑन हो गया। जैसे ये वाला सोर्स ऑन हो गया तो S1 और S2 भी ऑन हो गया, और सारा का सारा पैटर्न जो है इंटरफेरेंस पैटर्न बन गया। अब आपने जो है अपने ऑब्जर्वर का रोल प्ले किया, यहां से आपने देखना शुरू किया, तो आपको स्क्रीन पर बनने वाली बैंड्स दिखाई दे रही हैं। क्लियर ये बात, स्क्रीन पर आपको क्या दिखाई देंगी, बैंड्स। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उसको मैं यहां बदलने की कोशिश करता हूं। देखिए ये स्क्रीन है, और ये S1 है, और ये S2 है, मिडिल पॉइंट M है। याद रखना कि S1 S2 के बीच की दूरी को हमने क्या लिया हुआ है, स्मॉल d, और दिस इज द कैपिटल D। कैपिटल D जो है वो डिस्टेंस है किसके किसके बीच का, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, स्लिट्स एंड स्क्रीन। जिस एक्सपेरिमेंटल डिवाइस के पास आप खड़े होगे वहां पर ये इंफॉर्मेशन भी लिखी होगी कि स्मॉल d इतना है और कैपिटल D इतना, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट को करना बहुत आसान है कि आप बस बॉक्स के पास जाइए, स्विच ऑन करिए, सारी सेटिंग बनी हुई है, फ्रिंजेस बन जाएंगे, आप माइक्रोस्कोप से उनको देख लीजिए। अब जैसे जैसे माइक्रोस्कोप को नीचे लाओगे वैसे वैसे ये ऊपर जाएगा, बोलो, तो आप सेंटर से ऊपर की फ्रिंजेस देख पाओगे। क्लियर है ना ये बात। और जैसे जैसे माइक्रोस्कोप को इस तरफ ले जाओगे तो ये नीचे जाएगा, तो आप सेंटर के नीचे भी फ्रिंजेस देख पाओगे। तो आप जो है इस इसीलिए दैट इज वाई कॉल्ड द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, कि आप फ्रिंजेस ऊपर वाली भी देख सकते हो और आप फ्रिंजेस नीचे वाली भी देख सकते हो। तो भाई ये आपका सेंटर है, अच्छे से फ्रिंज को फोकस कर पाओ। इसीलिए इस वाले लेंस पर, जिसको कि हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं माइक्रोस्कोप में, तो इस वाले लेंस पर प्लस का एक साइन बना होता है जिससे कि आप किसी भी फ्रिंज को अच्छे से फोकस कर पाओ। अब यहां पर आपका क्रॉस वायर यहां पर डटा हुआ है, क्रॉस वायर इस समय आपका यहां पे डटा हुआ है, स्क्रीन का सेंटर। तो आपको ये जो लेंस है अपना, ये जो लेंस है ये, तो आप इसको ऐसे समझो कि ये जो मेरा चश्मे का ये जो लेंस है, अगर मैं इसमें फाइन तरीके से, बहुत अच्छे से फाइन तरीके से स्केल बना दूं, 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, बहुत फाइन तरीके से, और फिर मैं ये चश्मा लगा लूं, तो क्या मुझे दिखना बंद हो जाएगा? दिखेगा ना, बोलो। तो इसी लेंस पर, ये जो लेंस आप देख रहे हो, इसी पर स्केल बनी होती है। तो आपने अपना क्रॉस वायर पहले 0 पे सेट किया। अब 0 पे अच्छे से सेट हो जाए, इसीलिए तुमको ये प्लस लगा के दिया गया है, ठीक है ना। तो आपने माइक्रोस्कोप से प्लस को 0 पे फोकस किया। जब तुमने प्लस पर 0 को फोकस किया तो इस समय तुम्हारी आंखें किसको देख रही हैं? स्क्रीन के सेंटर को। किसको देख रही हैं? स्क्रीन का सेंटर। तो स्क्रीन का सेंटर आपका हो गया O। क्लियर। अब कितना ऊपर हम जा रहे हैं, स्केल बनी हुई है, नोटिस कर सकते हैं ना, और कितना नीचे जा रहे हैं वो भी स्केल बनी है, तो नोटिस कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि ये जो क्रॉस वायर है कितना ऊपर जाएगा और कितना ये नीचे जाएगा सेंटर से, ये प्रैक्टिकल करते समय मेजरेबल होता है। और क्योंकि हमने जो डायग्राम बनाया हुआ है वो ऐसे बना दिया है, तो मैंने इस डिस्टेंस को y से लिखने का मन बना लिया है, y। तो ये देखिए क्रॉस वायर अभी स्क्रीन के सेंटर को देख रहा था, वहां पर चमकीला बैंड है, और मैं अपनी इस क्रॉस वायर को शिफ्ट कर रहा हूं ऊपर की तरफ। जहां मेरा मन होगा वहां हम रोक देंगे।
हमने क्रॉस वायर यहां पर रोक दिया, तो इस जगह पर क्या होगा, या तो काली फ्रिंज होगी या फिर चमकीली फ्रिंज होगी। दो ही ऑप्शन तो हैं, क्योंकि पूरा स्क्रीन फ्रिंजेस से भरा हुआ है। तो जहां पर भी हम क्रॉस वायर रोकेंगे वहां पर या तो काली फ्रिंज होगी या फिर चमकीली फ्रिंज होगी। हमने कहा देखो P पर मैंने रोक दिया है, तो इस वाली फ्रिंज को बनाने में पाथ का डिफरेंस निकालो। यंग से पूछा गया कि इस फ्रिंज के लिए पाथ का डिफरेंस क्या है, फेज का डिफरेंस क्या है। तो स्क्रीन के सेंटर से तुम कितना ऊपर ले गए हो क्रॉस वायर को, ये है y, किसी किसी बुक में इसी को x लिखा गया है, चाहे इससे लिखा जाए, किसी किसी बुक में z से लिखा गया है। तो लेकिन अगर आप मीनिंग समझते हो तो डजंट मैटर। y का मतलब क्या है, शिफ्टिंग ऑफ क्रॉस वायर। y का मतलब क्या है, शिफ्टिंग ऑफ क्रॉस वायर, ठीक है ना। चाहे x से लिखो तब भी शिफ्टिंग ऑफ क्रॉस वायर, चाहे z से लिखो तब भी शिफ्टिंग ऑफ क्रॉस वायर। हमने यहां पर जाके क्रॉस वायर को रोक दिया। सपोज करते हैं कि वहां कोई काली फ्रिंज है या चमकीली फ्रिंज है, सोचे कैसे बनेगी। तो S1 से एनर्जी निकलेगी और यहां तक पहुंचेगी, मान लेते हैं इस जगह का नाम P है, और S2 से एनर्जी निकलेगी और वहां तक पहुंचेगी। तो S1 से एनर्जी निकलेगी और P तक पहुंचेगी, और S2 से एनर्जी निकलेगी और P तक पहुंचेगी। लेंस उनको वेलकम करेगा, सुपर इंपोज करेगा, और अगर फेवर हुआ किसका, मैक्सिमा का, तो चमकीला बैंड, और फेवर हुआ मिनिमा का तो काला बैंड। फेवर हुआ चमकीला बैंड मैक्सिमा के लिए, अदरवाइज काला बैंड। तब जब हमने S1 S2 का इंटेंसिटी सेम रखा है। अच्छा, मनीष की अगर बात शामिल कर ली जाए कि अगर I1 बराबर I2 ना हो तो क्या होगा, तो पूरे के पूरे स्क्रीन पर तुमको काला बैंड नहीं दिखेगा। कैसा बैंड दिखेगा, बहुत चमकीला और कम चमकीला, बहुत चमकीला और कम चमकीला। बहुत चमकीला मतलब ब्राइट वाला, मैक्सिमा वाला, और कंपेरेटिवली बहुत बहुत कम चमकीला मतलब मिनिमा वाला। तो ये देखिए यहाँ P तक जो एनर्जी S1 से पहुंची है और जो S2 से पहुंची है, अगर मुझे किसी तरीके से ये दूरियां मिल जाए S1 से P और S2 से P, तो इन दूरियों का जो अंतर है दैट विल बी गिव पाथ का डिफरेंस। तो ये पाथ का डिफरेंस मिल जाएगा, और अगर पाथ का डिफरेंस हमारे हाथ लग गया तो फेज का डिफरेंस तो चुटकियों में निकल आएगा। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं S1 से P तक की डिस्टेंस निकालूं। ज्योमेट्री का कुछ काम करता हूं। इस पॉइंट का नाम रखा मैंने M, इसका नाम रखा N। अलग से आप देखिए एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा, S1 MP मिला। बोलो भाई ये MP कितना है, y माइनस डी बाई टू, और S1M कितना है, कैपिटल D। ये कितना है, d बाई टू, और ये कितना है, d बाई टू। तो सामने का जो ये OM है वो भी d बाई टू, तो ये कितना बना, y माइनस डी बाई टू, और S1 से M तक कितना डिस्टेंस है, कैपिटल D। तो ये देखिए S1P आ गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो S1P की वैल्यू आएगी अंडर रूट डी स्क्वायर y माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ओके, और फिर हम लेते हैं ट्राइंगल S2NP। तो ये NP कितना होगा, y प्लस डी बाई टू। देखो यहां से यहां तक तो y है, ये d बाई टू और है, y प्लस डी बाई टू, और ये कितना है, कैपिटल D। तो S2P कितना आ जाएगा, अंडर रूट डी स्क्वायर वाई प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। बताओ ज्यादा डिस्टेंस किसने कवर की है, S2P ने ना। S2P ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। ऑलवेज कीप इन माइंड कि पाथ डिफरेंस दूरियों का अंतर है, और डिस्टेंस यानी डिस्टेंस हमेशा बड़े से छोटी वाली होती है माइनस। तो भैया पाथ का डिफरेंस, क्योंकि चली गई दूरियों का अंतर, इज कॉल्ड द पाथ का डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय द वेव इज कॉल्ड द पाथ का डिफरेंस। तो पाथ का डिफरेंस निकाला जाए, पाथ का डिफरेंस S2P माइनस का S1P। अब जब एग्जाम में ये पूरा रिजल्ट आप कर रहे होगे तो कुछ स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। तो देखिए अभी स्मार्ट वर्क हम आपको करके दिखाते हैं। वैल्यू रखिए माइनस का डी स्क्वायर और y माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये सॉल्व करना है, तो यहीं पर अपनी स्मार्टनेस दिखा देना। आफ्टर सॉल्विंग पाथ का डिफरेंस डेल्टा x
कितना निकलेगा, कितना निकल के आता है। जरूर अपने लिए घर पर अपनी रफ कॉपी में इसको करके देखिएगा ताकि कॉन्फिडेंस बड़ा हो जाए आपका कि नहीं भाई हमने निकाला है इसको, वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, ये निकल के आएगा। अब जब पाथ का डिफरेंस ये निकल के आ गया, नाउ चेक द सिचुएशन। ऐसी कौन सी बात है जो हमें नहीं पता? एक्सपेरिमेंट करते समय बॉक्स पर क्या लिखा है? कैपिटल डी लिखा है, स्मॉल डी लिखा है, एंड विद द हेल्प ऑफ द ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप आप कितना ऊपर जा रहे हैं, कितना नीचे जा रहे हैं, तो वाई भी कैसा है? वाई भी पता है। क्लियर ये बात? यानी कि ये वो रास्ता निकल के आ गया कि दिस इज द रिजल्ट ओनली फॉर वाई डी एस ई, कि इस वाली टेक्निक से जो पाथ का डिफरेंस हम निकालेंगे वो केवल किस में निकालेंगे? वाई डी एस ई से। अब पाथ का डिफरेंस आ गया तो फेज का डिफरेंस भी आ जाएगा। तो ये देखिए फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा, ध्यान देना यहां क्या लिखा जाता है? पाथ डिफरेंस, यानी वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। तो थॉमस यंग ने ये दो फार्मूले अपने लिए निकाल लिए। अब मजेदार बात आने वाली है, क्या? उन्होंने कहा कि पी पर काली फ्रिंज है। पी पर कैसी फ्रिंज है? काली फ्रिंज है। तो वाई हमने रखा, स्मॉल डी रखा, कैपिटल डी रखा, लैम्डा जो आपका बॉक्स था उसमें जो मेन सोर्स है मरकरी लैम्प, उसका लैम्डा तो पता ही होगा, नहीं पता होगा तो आपको बता दिया जाएगा कि भाई इस बॉक्स के अंदर जो मेन सोर्स है उसका लैम्डा इतना है, तो लैम्डा भी आपको पता होगा। तो काली वाली फ्रिंजों के लिए फेज का डिफरेंस कैसा आ रहा था? वैसा ही आ रहा था जैसा तुम इसके पहले कह चुके हो। पाई आएगा, 3 पाई आएगा, 5 पाई आएगा। सारी काली फ्रिंजों के लिए फेज के डिफरेंस वैसे ही मिले जो कि आप जान चुके हो, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। और चमकीली फ्रिंजों के लिए कैसे मिले? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। चैलेंज क्या था? क्वेश्चन था कि फाइंड द फार्मूला फॉर पाथ डिफरेंस इन वाई डी एस ई। आपने निकाल लिया, नोट कर सकते हैं आप, सीक्वेंस आपको पता ही है। पहले ये डायग्राम बनाइए, कोई कहानी नहीं है, डायग्राम ही सब कुछ बोलने दो इसी को, फिर ये अपना थोड़ा सा मैथमेटिकल एफर्ट्स और ये लास्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। ये तो डायग्राम की अभी हमको जरूरत पड़ेगी, इसलिए डायग्राम नहीं हटा रहे, और अभी काम थोड़ा सा अधूरा है, इसको पूरा करते हैं। यंग ने अपने एक्सपेरिमेंट में अपना खुद का एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, और उनके उस कॉन्सेप्ट से आप पाथ का डिफरेंस और फेज का डिफरेंस निकाल सकते हो फॉर द ऑब्जर्व्ड फ्रिंज। तो इन YDSE, स्पेशली YDSE में हाउ यू कैलकुलेट पाथ का डिफरेंस? तो पाथ का डिफरेंस है डेल्टा x इज इक्वल टू वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, और फेज का डिफरेंस है फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। थोड़ा सा ध्यान दें इधर, यहाँ लिखना मुझे क्या चाहिए? पहले स्टेप में लिखना चाहिए पाथ का डिफरेंस, लेकिन ऑलरेडी कितना कैलकुलेट हो चुका है? वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। तो एक बार इस फार्मूले में जो अपडेट आपको दे दी जाए वो ये कि वाई क्या है, व्हाट इज वाई? तो दैट इज लीनियर पोजीशन, लीनियर पोजीशन ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रिंज। ऑब्जर्व्ड फ्रिंज की लीनियर पोजीशन है। तो यू हैव ए समथिंग मिलीमीटर। ये मत सोचना कि वाई आपको कभी मीटर में मिलेगा। आप चाहे इस फ्रिंज को देखो या उस फ्रिंज को देखो, चाहे स्क्रीन के सेंटर से ऊपर किसी फ्रिंज को देखो, बहुत सारी फ्रिंजेस हैं, और चाहे सेंटर से नीचे किसी फ्रिंज को देखो, वाई जो है वो बहुत छोटी छोटी वैल्यू मिलती हैं। वाई इज इक्वल टू इतना मिलीमीटर, वाई इज इक्वल टू इतना मिलीमीटर। सारी की सारी फ्रिंजेस एक बहुत छोटे से हिस्से में आती हैं और इतनी पतली होती हैं कि बहुत सारी फ्रिंजेस मिलीमीटर की रेंज में होती हैं। तो यानी वाई कभी आपको बहुत बड़ा नहीं मिलेगा, वाई एक बहुत ही छोटी सी वैल्यू रहने वाली है प्रैक्टिकल में। तो वाई का नाम यहाँ पर क्या है वो मैंने अपडेट किया। कैपिटल डी पहले से ही पता है, स्मॉल डी आपको बता दिया गया है। स्मॉल डी सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स है, कैपिटल डी स्क्रीन की स्लिटों से दूरी है, कैपिटल डी हो गया। तो वाई आपका आ गया, ठीक है इतनी बात। आप ध्यान देना भाई, ये रहा स्लिट का मिडिल पॉइंट, S1 S2 का मिडिल पॉइंट है। तो हमने इस फ्रिंज को जिसको हम देख रहे थे और M को मिला लिया, इसका काम पूरा हो गया। तो अब इसको हटा दिया जाए।
तो हम जिस फ्रिंज को चाहें उस फ्रिंज पर अपना क्रॉस वायर जाके रोक सकते हैं, वही ऑब्जर्व फ्रिंज हो जाएगी। तो ये हमारी ऑब्जर्व फ्रिंज है, इस फ्रिंज को देखा जा रहा है। तो मैंने इस फ्रिंज को और स्लिट का जो मिडिल पॉइंट S1 S2 का, इनको मिलाया। तो ये जो एंगल है ये दैट इज कॉल्ड थीटा। थीटा का नाम है एंगुलर पोजीशन ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रिंज। वाई हो गया लीनियर पोजीशन, थीटा क्या हो गया एंगुलर पोजीशन। जैसे अगर कोई फ्रिंज यहां नहीं यहां पर आप देख रहे हो तो थीटा बदल जाएगा ना, वाई भी तो बदल जाएगा। क्लियर ना ये बात? तो दो तरीके से अब आपको डील करना पड़ेगा कि आप जिस फ्रिंज को देख रहे हो उसके बारे में यू हैव ए समथिंग मिलीमीटर, तो ये क्या हुआ लीनियर पोजीशन। आप जिस फ्रिंज को देख रहे हो उसके बारे में आपको मिलेगा कि 18 डिग्री 20 डिग्री, तो ये क्या हो गया थीटा। क्लियर ये बात? अच्छा, एंगुलर पोजीशन हो गया और लीनियर पोजीशन हो गया। अब अगर हम यहां से ट्रिग्नोमेट्री लगा दें तो tan थीटा बराबर क्या, सामने वाला परपेंडिकुलर और अपॉन में क्या हो गया बेस। अब ट्रुथ भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि y जो है मिलीमीटर वैल्यू मिलती है, y बहुत छोटी छोटी वैल्यूज मिलती हैं। ये मत सोचना कि हमने क्रॉस वायर को स्क्रीन के सेंटर से 4 मीटर आगे कर दिया। जब भी आपका केवल काम है फ्रिंज देखना, तो आपको जितनी भी फ्रिंजेस दिखाई देंगी सेंटर से ऊपर सेंटर से नीचे, तो उन सबके जो y होंगे वो समथिंग मिलीमीटर के ही आसपास होंगे। तो y एक बहुत छोटी वैल्यू है, दैट इज वाई थीटा भी कैसी वैल्यू है छोटी। तो थीटा अगर छोटा है तो छोटे एंगल की मैथ लगा दो कि साइन थीटा बराबर होता है tan थीटा फॉर थीटा टेंस टू 0। ये छोटे एंगल की मैथमेटिक्स है और फिजिक्स पढ़ते समय ये पता नहीं कितने बार यूज होती है कि छोटे एंगल के केस में साइन थीटा और tan थीटा आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर y बाई कैपिटल डी। तो देखिए एक नए अंदाज में तुमको पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस का फार्मूला मिलेगा। तो लीजिए पाथ का डिफरेंस डेल्टा x बराबर छोटे डी को हटा लो अलग कर लो, स्मॉल डी को अलग कर लो, y बाई कैपिटल डी बचा। तो y बाई कैपिटल डी की वैल्यू क्या है साइन थीटा। उधर फेज डिफरेंस पर आइए, फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा और आगे क्या लिखते हैं पार्ट डिफरेंस। अब पार्ट डिफरेंस कितना है डी साइन थीटा, तो यहां पर लिख दिया डी साइन थीटा। तो अब न्यूमेरिकल में अगर तुमको लीनियर वाली पोजीशन दी जाती है तो आप इस वाले फंडे को हिट करिए, अगर एंगुलर वाली पोजीशन दी जाती है तो आप इस वाले फंडे को हिट करिए डी साइन थीटा वाले को। क्लियर है ना ये बात? और आगे चलते हैं, एक फ्रिंज डायग्राम बनाते हैं आपके लिए। फ्रिंज को नंबर कैसे दिया गया, कैसे कहा गया ये पहली फ्रिंज है, ये 0 नंबर की फ्रिंज है। तो देखिएगा इसको कैसे कहा गया कि ये पहली फ्रिंज है और ये 0 नंबर की फ्रिंज है। ये स्क्रीन का सेंटर O, तो जो फ्रिंज स्क्रीन के सेंटर पर होगी उसका y क्या होगा 0 होगा। बोलो उसका y 0 होगा, ये मानते हो ना। तो यहां पर जो B फॉर ब्राइट है उसके लिए y 0 होगा और जो फेज का डिफरेंस है वो भी क्या होगा 0 होगा, फाई भी 0 होगा। अब चलते हैं कि मैक्सिमा के केस में फाई बराबर क्या होता है 2n पाई। तो फाई की वैल्यू 0 कब मिलेगी जब n की वैल्यू क्या लेंगे 0। बोलो यार, तो यानी इस वाली फ्रिंज के लिए n की वैल्यू क्या मिली 0, तो इस वाली फ्रिंज के लिए n की वैल्यू 0 मिली, इसलिए सेंटर वाली फ्रिंज को आज के बाद हम बोलेंगे 0 नंबर वाली फ्रिंज। क्लियर ये बात? अब सेंटर से हम ऊपर गए, अब सेंटर से ऊपर गए तो डी फॉर डार्क मिली। अब डार्क वाली फ्रिंज का हमने जो है फाई निकाला, चाहे आप डार्क वाली फ्रिंज का फाई इससे निकालो यंग के फंडे से, और चाहे तुम डार्क वाली फ्रिंज का फाई उससे निकालो 2n-1 वाले फंडे से। पहले यंग के फंडे से निकालो, तो आप यंग के फंडे से इस डार्क वाली फ्रिंज का फाई निकालो। तो जानते हैं जब आप इसको निकालेंगे तो फाई की वैल्यू क्या आएगी पाई, फाई की वैल्यू पाई आएगी यंग के फंडे से। मिनिमा है, डार्क माने मिनिमा है, और मिनिमा का जो फेज डिफरेंस है वो हम ये लिख चुके हैं।
तो भैया ये पाई वैल्यू कब मिलेगी? जब n बराबर क्या होगा? 1। बोलो भाई। तो ये हो गया पहला डार्क। काउंटिंग करते समय मैक्सिमा में जब जाना तो मिनिमा छोड़ छोड़ के चलना। जैसे पहला डार्क, तो डार्क पहला, डार्क दूसरा, डार्क तीसरा, ब्राइट पहला, ब्राइट दूसरा, ब्राइट तीसरा। तो ब्राइट के बाद डार्क का नंबर आता था इसलिए डार्क लिखा। अब ये फिर से ब्राइट आ गया, तो फिर से मैंने जो है इस थॉमस यंग के फंडे को अप्लाई किया कि भाई y कितना होगा वो तो अपने हाथ में ही है ना, कि इस वाली फ्रिंज पे क्रॉस वायर जाके रुक चुका है। सेंटर से आप y कितना ले गए हो, y आपको मेजरेबल होगा, y यहाँ पे पता होगा। तो जब फाई निकालोगे तो फाई की वैल्यू कितनी आएगी? 2 पाई आएगी, 2 पाई आएगी। तो मैक्सिमा के केस में 2 पाई कब मिलेगा? जब n बराबर क्या होगा? 1। क्लियर ये बात? तो इस तरीके से आपने देखा कि भाई ओवर द स्क्रीन, ओवर द स्क्रीन, ओवर द स्क्रीन, देखो ये B फॉर ब्राइट, B फॉर ब्राइट, ये B फॉर ब्राइट एंड सो ऑन, B फॉर ब्राइट, B फॉर ब्राइट एंड सो ऑन। स्क्रीन को मैंने तुम्हारे सामने हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो जो सेंटर वाला ब्राइट है वो 0 नंबर है, तो ये 0 ऑर्डर फ्रिंज, ये हो गए 0 ऑर्डर फ्रिंज। अब सेंटर पे आप हैं, 0 नंबर पर हैं, इधर जाएंगे तो पहला ब्राइट, दूसरा ब्राइट, तीसरा ब्राइट, तो ये हो गया पहला ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, ये सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट एंड सो ऑन। स्क्रीन के नीचे चलेंगे तो ये आ गया फर्स्ट ब्राइट, निगेटिव लगा रहे हैं, निगेटिव केवल क्या बता रहा है कि ये स्क्रीन के नीचे की तरफ होंगे, और ये हो गया सेकंड ब्राइट। कोई पूछे कुल कितने ब्राइट, तो कुल कितने ब्राइट, तो यहां से मान लेते हैं इससे आगे गए, तो सेंटर से आगे गए तो ब्राइट मिले 15, तो सेंटर के पीछे भी ब्राइट कितने होंगे? 15। सिमेट्रिकल होता है। इस क्वेश्चन का भी आंसर सुन लीजिए। जैसे वो बोले कि यंग के एक्सपेरिमेंट में सिमेट्रिकल का क्या मतलब है? मतलब स्क्रीन के सेंटर के अबाउट जैसा नजारा ऊपर होता है बिल्कुल वैसा ही नीचे होता है, ये सिमेट्रिकल होता है। तो ये वाला ब्राइट है, बोले कुल कितने ब्राइट है, तो हमने कहा ठीक है स्क्रीन के सेंटर से इधर चलते हैं, तो 15 ब्राइट इधर पड़े हैं, 15 ब्राइट इधर पड़े, कितने हो गए? 30, और एक सेंटर वाला कितने हो गए? 31। और इसी तरीके से ये डार्क है, ये फर्स्ट डार्क, ये डार्क है, ये सेकेंड डार्क, इधर माइनस का फर्स्ट और इधर माइनस का सेकेंड। लेकिन जब कोई बोलता कुल कितने डार्क हैं, तो आप इधर वाले सारे डार्क काउंट कर लीजिए, आप इधर वाले सारे के सारे डार्क काउंट कर लीजिए और रिजल्ट्स को अपने फेवर में। अब आप देखिएगा कि जब आप ब्राइट का टोटल निकालोगे और डार्क का टोटल निकालोगे तो डिफरेंस कितने का रहेगा? 1 का। भाई इधर आपके 15 ब्राइट थे तो 15 डार्क भी होंगे, इधर भी तो 15 ब्राइट थे तो 15 डार्क होंगे, तो टोटल ब्राइट कितने हो गए? 15 + 15 30, और एक सेंटर वाला 31, लेकिन डार्क कितने होंगे? 30। ठीक है, तो आप इस काम को भी उसी क्वेश्चन के उसमें जो है आगे बढ़ाइए। आप देखना डायग्राम जो है अपडेट किया गया है, अलग से डायग्राम बनाना भाई, पहले वाले डायग्राम में मत कुछ कर लेना, एक अलग से डायग्राम बनाइए, उसी को आगे कंटिन्यू कर दीजिए। लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट फ्रिंज विड्थ, कैलकुलेट फ्रिंज विड्थ इन YDSE, कैलकुलेट फ्रिंज विड्थ इन YDSE। YDSE में जो फ्रिंजेस मिली हैं उनका आपको विड्थ निकालना है, और हम फ्रिंज की विड्थ को बीटा से लिखेंगे, कहीं कहीं पर W से भी लिखा हुआ मिलेगा। तो देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे। जब यंग के एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन पर फ्रिंजेस आ जाती हैं, ये सेंटर है स्क्रीन का, तो सबसे लास्ट में क्या होता है? आंसर है सबसे लास्ट में ब्राइट फ्रिंज होता है, ब्राइट फ्रिंज। और इधर स्क्रीन के सेंटर से अबाउट सिमेट्री रहती है, तो इधर की तरफ सबसे लास्ट में क्या रहता है? ब्राइट फ्रिंज रहता है, ब्राइट फ्रिंज रहता है। अगर हमें फ्रिंज की विड्थ निकालनी है तो हमको सक्सेसिव फ्रिंजेस लेनी होंगी,
सक्सेसिव यानी कि चौथी ब्राइट और पांचवी ब्राइट, सक्सेसिव में ब्राइट ब्राइट, सक्सेसिव में डार्क डार्क। पहले हम ब्राइट ब्राइट के लिए चलते हैं। तो हमने कहा भाई ये एक फ्रिंज है और ये mth वाला ब्राइट है, mवें नंबर का ये ब्राइट है। तो इसके बाद क्या होगा, डार्क होगा, क्योंकि लगातार तो ब्राइट नहीं बनती हैं, लगातार डार्क नहीं बनती, अल्टरनेट होता है। तो इस mवें ब्राइट के ऊपर डार्क होगा ये, डी फॉर डार्क। तो ब्राइट वाली फ्रिंज को हमने लाइन से रिप्रेजेंट किया है और डार्क वाली फ्रिंज की हम चौड़ाई निकालने वाले हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा वाइट दिखा दिया है। ठीक है, अब बताइए इस डार्क के बाद क्या होगा, m+1वें नंबर का ब्राइट। तो इसके बाद होगा m+1वें नंबर का ब्राइट। तो ये हो गया m+1वें नंबर का ब्राइट और ये रहा mth ब्राइट। तो लीजिए स्क्रीन के सेंटर से क्रॉस वायर को शिफ्ट किया यहां से यहां तक, mth, मैं mवें फ्रिंज का y निकाल रहा हूं, और फिर यहां से यहां तक क्रॉस वायर क्यों लगा रखा है आप समझ सकते हैं, फोकस बनाने के लिए, m+1th। अगर मुझे ये दोनों y मिल जाए तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या दे देगा, ब्राइट वाली फ्रिंज की विड्थ दे देगा, डार्क वाली फ्रिंज की विड्थ दे देगा, बोलो। तो फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन क्या बनी, डार्क फ्रिंज विड्थ। अभी हम डार्क के करस्पॉन्डिंग मूव कर रहे हैं और हम इसको बीटा से लिखेंगे, बीटा डार्क वाली फ्रिंज का, और ये होता है सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस। अलर्ट रहना वहां पर, जब आप चौड़ाई ले रहे हैं डार्क वाली फ्रिंज की, जब आप विड्थ लेते हैं डार्क वाली फ्रिंज की, तो सक्सेसिव में क्या लेना है, ब्राइट फ्रिंजेस। तो ये आपका रिजल्ट आया बीटा डार्क, अंडरस्टूड है। सक्सेसिव ब्राइट में मेरे पास में है y m+1th का माइनस का y mth का, ठीक है ना। अच्छा भाई, इस वाली जो mवें नंबर की ब्राइट फ्रिंज है उसको बनाने में पार्ट डिफरेंस क्या होगा, तो पार्ट डिफरेंस होता है y स्मॉल d बाई कैपिटल D। ये तो यंग के हिसाब से था, और कंसेप्ट के हिसाब से क्या होता है, n लैम्डा। जब ब्राइट को सपोर्ट करते हैं तब, बोलो भाई, ये फॉर है ब्राइट, फॉर है मैक्सिमा। तो देखो यहां से एक रिजल्ट आ गया y बराबर n लैम्डा d बाई डी, n माने फ्रिंज का नंबर, ठीक है। अरे बोलो भाई, ठीक है ना इतनी बात। तो यहां से आ गया बीटा, तो m+1 वाले का ब्राइट क्या होगा, तो n की जगह पे क्या लिखेंगे, m+1। तो m+1, लैम्डा मीन्स लैम्डा, d मीन्स d, स्मॉल d मीन्स d, और यहां पर n की जगह पे m लिखेंगे, mवां नंबर का फ्रिंज है, तो m लैम्डा डी डी। तो बीटा लैम्डा डी डी कॉमन हो गया, m+1 माइनस का m कैंसिल हो गया, तो बीटा बराबर आ गया लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। क्या सीखने को मिला, सीखने को यह मिला कि फ्रिंज की जो चौड़ाई है, जो फ्रिंज की विड्थ है, जो उसका फार्मूला है, उसके फार्मूले में फ्रिंज का नंबर कहीं नहीं है। भाई ये वाली जो डार्क फ्रिंज है इसका कुछ नंबर तो होगा, 5वां 7वां 9वां कुछ तो नंबर होगा इसका। तो इसका, इस डार्क फ्रिंज का जो नंबर होगा, जो भी नंबर होगा, हो सकता है कि 4th नंबर डार्क फ्रिंज हो, तो क्या इसकी चौड़ाई के फार्मूले में कहीं वो नंबर दिख रहा है। इससे क्या मैसेज निकल के आता है, सारी की सारी डार्क फ्रिंजेस एक ही चौड़ाई की हैं। मान लो इसके फार्मूले में फ्रिंज का नंबर आ जाता तो चौथी वाली डार्क की विड्थ अलग होगी, 5वीं वाली डार्क की विड्थ अलग होगी, बट यहां पर तो ऐसा आया नहीं ना। इसी तरीके से सिमिलरली बीटा निकालते हैं ब्राइट का, बीटा ब्राइट, तो यहां पर लिखेंगे सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस। तो डार्क फ्रिंजेस तो अपने पास ऊपर की तरफ स्पेस नहीं है,
लेकिन इसी डायग्राम में सारा काम कर लेना है तो मैं नीचे चलता हूँ, स्क्रीन के सेंटर से नीचे मैं यहाँ पर आ गया। मैंने कहा ये अपना जो है mth नंबर का डार्क है, mth नंबर का डार्क है। तो इस डार्क के जस्ट बाद क्या होगा, ब्राइट होगा। ये B फॉर ब्राइट। और फिर ये क्या होगा भैया, m+1th नंबर का डार्क होगा। तो भाई इसका भी y होगा और इसका भी y होगा। ये y mth होगा और ये y m+1th होगा। y m+1th। ठीक, अब यहां पर फिर आ जाओ भाई पार्ट डिफरेंस का फंडा। तो पार्ट डिफरेंस होता है y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। अगर हम डार्क के लिए जा रहे हैं तो यंग का ये फंडा हमेशा काम करता है, चाहे डार्क हो या ब्राइट हो। लेकिन अगर तुम डार्क के लिए जा रहे हो तो कॉन्सेप्ट में क्या मिला, 2n-1 λ/2 फॉर डार्क, याद है। तो यहां से देखो y बराबर क्या आया, 2n-1 लैम्डा कैपिटल D बाई 2D। ठीक है, तो कैलकुलेशन पे ध्यान देते रहना। तो आते हैं बीटा ब्राइट निकालते हैं, बीटा ब्राइट। तो y m+1वां फ्रिंज, तो y m+1th माइनस वाई एम इज इक्वल टू n माने फ्रिंज का नंबर। तो कौन से नंबर का फ्रिंज है, m+1। तो n की जगह पे क्या लिखें, m+1। हेल्प करिएगा भाई, 2 n की जगह पे m+1 माइनस का 1 और ब्रैकेट क्लोज लैम्डा कैपिटल D बाई 2D। सही है, और माइनस एमोमा वाला डार्क, तो n की जगह पे m लिख दिया जाए। तो 2m-1 लैम्डा कैपिटल D बाई 2D। जरा फटाफट इसको रफली सॉल्व करिए और देखिए कि क्या रिजल्ट आया। हम तो रिजल्ट सीधे लिख रहे हैं, आप लोग अपना रफ कॉपी में रफली सॉल्व करके देखो कितना आया। देखो लैम्डा D बाई D आया होगा, सॉल्व करोगे तो आएगा लैम्डा D बाई D। रफली सॉल्व करके जरूर देख लो। इतना तगड़ा कैलकुलेशन नहीं कि आप इतना समय लगा रहे हो। आ रहा है इतना, ठीक, डन। ध्यान देना, फार्मूला एक बार फिर से देखो, फ्रिंज का नंबर नहीं है। और जो फार्मूला फ्रिंज विड्थ का डार्क के लिए, वही फार्मूला किसके लिए, ब्राइट के लिए। फाइनली यंग के एक्सपेरिमेंट में सारी फ्रिंजों की चौड़ाई कैसी है, एक जैसी है, और चाहे वो डार्क फ्रिंज हो या फिर ब्राइट फ्रिंज हो। क्लियर ये बात। तो स्पेस छोड़िए, आप क्वेश्चन लिखा है ना आपने भी, स्पेस छोड़ दीजिए, बोर्ड वाला काम जिसमें आ जाए, बोर्ड वाले काम के लिए स्पेस छोड़ दीजिए। लिखिए फ्रॉम डिस्कशन, स्पेस छोड़िए, आगे लिखिए फ्रॉम डिस्कशन it is clear that all the fringes having same width, ब्रैकेट में यूनिफॉर्म। तो सारी की सारी फ्रिंजेस यूनिफॉर्म है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की विड्थ ज़्यादा हो और किसी की विड्थ कम हो। ठीक है, नोट करिए जो आपने स्पेस छोड़ा हुआ है। तो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का लिखिए, नोट हेडिंग में लिख लो क्योंकि फेमस प्रॉब्लम है। YDSE मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।
YDSE take place, YDSE take place, young double slit experiment take place. Now it emerged into liquid. Now it emerged into liquid. Now it emerged into liquid. ब्रैकेट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर n, स्मॉल n. नाउ इट इमर्ज इनटू लिक्विड, ब्रैकेट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर स्मॉल n. ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए. फाइंड न्यू फ्रिंज विड्थ. फाइंड न्यू फ्रिंज विड्थ एज कंपेयर टू इनिशियल. फाइंड न्यू फ्रिंज विड्थ एज कंपेयर टू इनिशियल. फाइंड न्यू फ्रिंज विड्थ एज कंपेयर टू इनिशियल. बताइए फ्रिंज विड्थ का फार्मूला क्या है? बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. किसके लिए? डार्क के लिए या ब्राइट के लिए? दोनों के लिए है. तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. तो पहले आप ये एक्सपेरिमेंट कहाँ कर रहे होगे? कुछ नहीं बताओगे तो एयर अंडरस्टूड है. तो बीटा एयर में, तो बीटा एयर में लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. लिक्विड में डूब जाने के बाद, आफ्टर इमर्जिंग इनटू द लिक्विड, इमर्जिंग इनटू लिक्विड, बताओ कौन सी ऐसी चीज है जो बदल जाएगी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग और क्या नहीं बदलेगा? स्मॉल डी बदलेगा? बोलो भाई. आप क्वेश्चन पे ध्यान दो ना. वो कह रहा है कि YDSE एक्सपेरिमेंट हो रहा था, नाउ इट इमर्ज इनटू द लिक्विड. तो यानी कैपिटल डी स्मॉल डी नहीं बदला गया, ना ही जो सोर्स इस्तेमाल कर रहे थे वो बदला गया है. केवल इतना ही चेंज आ गया कि पहले उस बॉक्स के चारों तरफ इधर उधर सब एयर थी, अब उसके चारों तरफ इधर उधर सब क्या होगा? लिक्विड होगा. तो स्मॉल डी बदलेगा नहीं, कैपिटल डी बदलेगा नहीं, तो क्या लैम्डा बदल जाएगा? 100% बदल जाएगा. याद करो वासिफ पे, याद आया? वासिफ पे, WASIFP. W फॉर वेवलेंथ बदल जाता है, A फॉर एम्पलीट्यूड बदल जाता है, S फॉर स्पीड बदल जाता है. मीडियम बदलने से क्या बदल जाता है? I फॉर इंटेंसिटी बदल जाता है. F फॉर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, P फॉर फेज नहीं बदलता. तो यहाँ तो मीडियम बदल गया तो लैम्डा बदल जाएगा. तो मान लिया नया लैम्डा हो गया लैम्डा डैश. अब जो नई फ्रिंज विड्थ है वो बीटा L फॉर लिक्विड, दोनों को डिवाइड कर लिया जाए. तो बीटा एयर अपॉन में बीटा लिक्विड, लैम्डा बाई लैम्डा डैश. ठीक है इतनी बात. बीटा एयर अपॉन बीटा लिक्विड, लैम्डा बाई लैम्डा डैश. और हम लोगों ने अलादीन का चिराग पढ़ा हुआ है क्या? μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2. याद आया? μ1 मीन्स पहले क्या था, 1 मीन्स पहले क्या था, 2 मीन्स बाद में क्या है. तो हम इस वाले फंडे को अप्लाई कर रहे हैं. तो μ1 मीन्स पहले क्या था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले एयर था. μ2 मीन्स अभी क्या है, क्वेश्चन कहता है लिक्विड है, तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n. लैम्डा 1 मीन्स पहले लैम्डा एयर वाला है. लैम्डा 2 अब क्या है? लैम्डा डैश लिक्विड वाला, लैम्डा डैश. तो यहां पर आप देखिए लैम्डा बाई लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी हो गई? n. तो इसको लिखा है इक्वेशन 1. तो यहां पे यूजिंग इक्वेशन 1 तो लीजिए बीटा एयर बाई बीटा लिक्विड इज इक्वल टू आ गया n. बीटा लिक्विड इज इक्वल टू बीटा एयर बाई n. तो अब अगर कोई आइडियल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो आप इसी को एज ए फार्मूला यूज करो. जैसे कि अभी मैं पेपर में देख रहा था 2014 की प्रॉब्लम थी कि पहले फ्रिंज विड्थ 4 मिलीमीटर थी और वाटर में इमर्ज करने के बाद पूरे एक्सपेरिमेंट सेटअप को अब फ्रिंज विड्थ कितनी होगी? तो बीटा एयर कितना है? 4 मिलीमीटर. n मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 4/3. तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 मिलीमीटर. ठीक है.
तो नोट कर लीजिए भाई, इस क्वेश्चन को एज ए कॉन्सेप्ट यूज करिएगा जब कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको मिले, परेशान करे।